तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज हमारे साथ है बड़े ही डैशिंग एस्ट्रोलॉजर मनदीप चौहान जी। आज इनके पास जो नॉलेज है बहुत ही अलग तरीके की है, क्योंकि आज एक नया टर्म हम डिस्कस करने वाले हैं, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। इसके बारे में पहले हमारे चैनल पे कहीं भी बात नहीं हुई है, आज हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। प्लस कुछ मिथ जो एस्ट्रोलॉजी को लेकर आप लोगों के माइंड में है, वो सारे मिथ्स आज हम लोग क्लियर करेंगे। तो सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर कितने साल हो गए आपको नाड़ी एस्ट्रोलॉजी करते? नाड़ी करते हुए मुझे अप्रॉक्सीमेट 9 ईयर्स हो चुके हैं, 9+ ईयर्स हो चुके हैं। सर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी होता क्या है और ये कैसे की जाती है? सर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी बेसिकली जो हम जैसे कुंडली करते हैं नॉर्मली, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में है या फिर लाल किताब में है या इसमें है, कुंडली वही होती है। लेकिन इसमें जो मेथड्स हैं वो सारे साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजी से फॉलो किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी को इससे अगर कंपेयर करें, अगर हम नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी से करें तो उसमें दशा सिस्टम होता है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी जो बर्थ चार्ट है उसी के ऊपर सारी चीज़ें फॉलो होती हैं। मतलब सारी लाइफ के इवेंट उसी से आपके वो हो जाएंगे। तो इसमें दशा जैसे होती है कि शनि की दशा चल रही है या फिर गुरु की दशा चल रही है, सब नहीं माना जाता इसमें? नहीं, नाड़ी जो है, नाड़ी में जो मेन चीज़ है, नाड़ी में 2 ग्रह मिल के आपको रिजल्ट देते हैं। तो नाड़ी में जो दशा सिस्टम है वो फॉलो ही नहीं किया जाता। नाड़ी का एक अपना प्रोग्रेशन सिस्टम होता है जिसके थ्रू इसकी लाइफ के इवेंट्स होते हैं। तो उसमें आप डेज़ की प्रेडिक्शन कर लो, मंथ की कर लो, या नॉर्मल पर्सन की लाइफ को एनालाइज कर लो, तो वो सारी चीज़ें उसी से होती हैं। और सिमिलरली जैसे कि मांगलिक दोष ये भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है। नहीं, देखो जो ओरिजिनली जो चीज़ है, जो नाड़ी जो है ओरिजिनली तमिल में लिखी गई थी पहले। कुछ साल पहले आरजी राव सर ने इसको डिकोड किया हिंदी में, इंग्लिश में, उन चीज़ों में। धीरे धीरे करके हमारे नॉर्थ साइड पे थोड़ा कम आना शुरू हुआ। लेकिन अभी जो लॉकडाउन की बात की जो कंडीशन से एकदम से बूम आ गया कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी हर किसी को करना है। रीज़न उसके पीछे ये है कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी इज़ मोस्ट ईजीएस्ट एंड एक्यूरेट साइंस जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है। अब इसमें लॉजिकली अगर आप देखोगे तो मांगलिक दोष जो है वो चीज़ इसमें नहीं मानी जाती, शनि के 7.5 ढैया ये सब चीज़ें नहीं मानी जाती हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो नाड़ी इस तरीके से उस चीज़ को ऑपरेट करती है कि उन चीज़ों को आप बहुत ईजीएस्ट वे में क्लियर कर सकते हो अपनी लाइफ में। सर इसे किसी एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कोई आपके पास क्लाइंट आया तो आप क्या मांगते हो उनसे? मुझे लगा था आप ऐसे नाड़ी देख के एस्ट्रोलॉजी कर देते होगे क्योंकि नाड़ी यूजुअली यही होता बोलने है। में तो देखो वही चीज़ होती है। देखो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी को अगर आप वैसे नॉर्मल अगर कंडीशन में अगर आप समझोगे, कोई भी एस्ट्रोलॉजर है वो सबसे पहली चीज़ क्या करता है कि किसी भी पर्सन की लाइफ को जब एनालाइज करेगा तो स्टार्टिंग वो बंदे की तारीफ़ से करता है कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। सेकंड चीज़ क्या होती है कि आपकी प्लानिटरी कंडीशंस के ऊपर वो आपकी दशा के हिसाब से आपसे क्वेश्चंस पूछता है। अब कोई भी नाड़ी एस्ट्रोलॉजर होगा वो साथ में आपके पास्ट लाइफ कर्मास को साथ चेक करके चलेगा कि पास्ट लाइफ कर्मास आपके कैसे हैं। अच्छा। क्योंकि जो भी पर्सन जिसका भी बर्थ हुआ है वो पास्ट लाइफ की वजह से ही इस लाइफ में है, उसके अलावा कोई और रीज़न नहीं है कि आप यहाँ पर हो। जब तक आपका कर्म चल रहा है तब तक आप यहाँ पर हो, उसके बाद फ़ोटो पे हार होगा, इन शॉर्ट। तो सर आपका पास्ट लाइफ कर्मास देखने का तरीका क्या रहता है? देखो पास्ट लाइफ कर्मा में अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी को अगर आप समझोगे तो आपकी कुंडली में 5th हाउस जो होता है वो पास्ट लाइफ कर्मास को दिखाता है। अच्छा। लेकिन अगर आप नाड़ी की बात करोगे तो नाड़ी में हर एक प्लैनेट का अलग अलग रोल है। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी लाइफ में पैसा नहीं आ रहा, या मान लीजिए कि आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब्ड है, किसी की भी चाइल्ड नहीं हो रहा, तो ये हर एक अलग अलग प्लैनेट के पास्ट लाइफ कर्मास अलग होते हैं। जैसे राहु है, राहु अभी प्रेजेंट लाइफ के जो कर्मास है उसको दिखाएगा जो अभी हम कर रहे हैं। क्योंकि आपकी जो भी भूख है, भूख का मतलब है कि जो आपकी क्रेविंग्स हैं, जैसे पैसे की है, रिलेशंस की है, किसी भी चीज़ की है, वो राहु डिसाइड करेगा कि वो क्या होगी। और केतु आपके पास्ट लाइफ कर्मास को आगे शनि तक डिलीवर करेगा। जो आप कर्मास करोगे वो शनि है, जो आप कर्मास के लिए आपको जो क्रेविंग देगा वो राहु है, और जो केतु है वो पास्ट लाइफ की चीज़ें आपकी कैरी फॉरवर्ड आगे करेगा। तो बाकी जो प्लैनेट्स हैं, जैसे राहु जिसके साथ जुड़ा हुआ है वो आपका पास्ट कर्मा डेफिनेटली होगा ही होगा। केतु जिसके साथ है वहाँ आपकी सफरिंग होगी ही होगी। तो नाड़ी जो है वो काफ़ी इजी है एज़ कम्पेयर टू किसी भी और साइंस के तो कंपेरेटिव। अगर किसी का केतु खराब है तो मतलब उसने पास्ट लाइफ में बेकार अच्छे कर्म नहीं करे? केतु अकेला कभी ख़राब नहीं होगा। केतु के साथ जैसे शुक्र की कंडीशन हम ले लेते हैं। शुक्र क्या है? शुक्र मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट हम लोग समझते हैं लाइफ में। अब शुक्र क्या है कि आपकी लाइफ में लग्जरी है, आपकी लाइफ में पैसा है, आपकी लाइफ में गाड़ियाँ हैं, या रिलेशनशिप्स है, मैरिड लाइफ है, इवन मेल लाइफ में स्पर्म का कारक भी शुक्र होता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लाइफ के, जिसकी वजह से आपकी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो सकती है। अब शुक्र अगर इनके साथ अगर जुड़ जाता है किसी भी तरीके से, सेम हाउस में बैठा है या केतु से 5th या 9th हाउस में बैठा है, तो जुड़े हुए 100% की इफेक्टिवनेस रहेगी। अब इन चीज़ों में
ये जो सारे के सारे आपके फील्ड्स हैं, ये सारे के सारे लाइफ के आपके डिस्टर्ब्ड रहेंगे। अब किसी भी और चीज़ में अगर इसी चीज़ को अगर आप वैदिक में ले लोगे तो आपको 7th लॉर्ड देखना पड़ेगा, उसकी दशा देखनी पड़ेगी, वो उच्च का है नीच का है वो देखना पड़ेगा। लेकिन नाड़ी सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर ग्रह मिला है तो आपको रिजल्ट मिलेगा, नहीं मिला है तो नहीं मिलेगा। ओके। इस तरह से चलती है नाड़ी। और सर जैसे कोई बंदा आपके पास आता है, कोई क्लाइंट आता है, तो आप मतलब पहले बता देते हो उसके बारे में? ऐसा होता है या फिर कैसे होता है, थोड़ा प्रोसेस बताओ। जैसे अभी की कंडीशंस को अगर हम अंडरस्टैंड करें, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, कोई भी पर्सन आपके सामने आता है ना, तो कोई भी पर्सन आपके सामने आया है तो वो किसी ना किसी रीज़न से प्लैनेट्स लेकर आया है। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, मैंने आपको एक चीज़ बोली कि आप ये करके आए होगा, आपने कंफर्म किया उस चीज़ के बारे में। तो एक जब एक्सपीरियंस आपका उस हिसाब से बढ़ता है आगे, जब आप चीज़ों को कोलैबोरेट करते हो, अपने एक्सपीरियंस को जोड़ते हो, तो प्लैनेट्स के साथ जो पर्सन आया है ना आपके सामने, वो वाइब्स देता है आपको पहले। फिर जब आप चार्ट खोलते हो तो चीज़ें वेरीफाई होती हैं। फिर जब उसकी एनालाइज होता है कि ये प्रॉब्लम है, तो फिर सिर्फ उसी प्रॉब्लम पर काम होता है ताकि उस चीज़ को कवर किया जा सके। सर जैसे हम बहुत एस्ट्रोलॉजर्स के साथ बैठे हैं तो वो हमें रेमेडीज़ बताते हैं। जैसे अभी आपने बताया कि आप नाड़ी एस्ट्रोलॉजी करते हो, किसी के पेंडिंग कर्मा, पास्ट लाइफ कर्मास गलत है तो आप उनको आप ठीक करोगे जी। तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में रेमेडीज़ कैसी होती हैं, आप क्या करवाते हो, मुझे वो जानना है। देखो, ओरिजिनली नाड़ी जो है, नाड़ी सिर्फ ये कहती है आपको कि पूजा पाठ, हवन, मंत्र जाप, 3 चीज़ें ज़्यादा करो और जड़ी बूटियों से नहाओ, जो नाड़ी की ओरिजिनल मेथड्स हैं। अगर आप प्रॉपरली अगर रेमेडीज़ की बात करोगे तो रेमेडीज़ के लिए लाल किताब जानी जाती है ज़्यादा, जो मोस्ट एक्यूरेट है, जिनका घंटों में रिजल्ट आता है। ऐसी रेमेडीज़ लाल किताब में है। तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कुछ नहीं होता कि तुम्हें चावल दान करने हैं, हल्दी देनी है या फिर गाय को ये खिलाना है? देखो, रेमेडीज़ जो है, रेमेडीज़ 3-4 तरह की मेजरली होती हैं। एक चीज़ होती है आप मंत्र जाप कर लो। दूसरा होता है कि आप जैसे ग्रहों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जैसे चावल चंद्र के होते हैं, आप उसका दान कर लो, या दूध का दान कर लो, या कच्चा गेहूँ दान कर लो, ये दान में आ जाती हैं। फिर होती है फीडिंग्स की बात आती है कि आप डॉग को फीड करो, बर्ड्स को फीड करो, इस तरह की चीज़ें आती हैं। और लास्ट में आता है जेमस्टोन, जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। आपने मोस्टली देखा होगा कि लोगों ने पर्ल पहना होता है यूजुअली, या पुखराज पहना होता है, तो जिसको कुछ भी समझ नहीं आता वो ये पहन लेता है, या इसको रेकमेंड कर दिया जाता है। पर इसको सर कहते हैं ना यूजुअली चार्ज करके ही पहनना चाहिए, तो वो भी वर्क नहीं करता अगर चार्ज आपको मिल रहा है? वर्क करती है। मैं किसी साइंस को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, या किसी भी साइंस को मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट जब आप किसी चीज़ को एनालाइज करते हो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, डॉक्टर के पास अगर मान लो कि किसी आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो या किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो, अगर आपको ये पता है उस टाइम पे कि किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होगी, ब्लॉकेजेस होगी, तो स्टेंट डलेगा उस टाइम पर, ठीक है। ये आपको पता है, ये मुझे पता है, ये इनको भी पता है, उनको भी पता है, ठीक है। लेकिन वो कब डलेगा, कितनी फ्रीक्वेंसी पर डलेगा, कितनी ब्लॉकेजेस पर डलेगा, ये एक्सपर्ट को पता है उस चीज़ के बारे में। और जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास बैठते हो, जब किसी से डिस्कशन करते हो ना सामने, तो आपको क्या करना है ना, सामने बैठ के आप कुंडली की डिटेल्स दो, अपनी डेट ऑफ बर्थ दो, टाइम ऑफ बर्थ दो, प्लेस ऑफ बर्थ दो, कुंडली खोल ली, चुप होकर बैठ जाओ। आप सिर्फ ये एनालाइज करो कि वो आपको क्या बोल रहा है। 99% एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं कि आपको आपसे ही पूछकर आपको ही बोलते हैं। हाँ, मोस्टली 99%। और आपको 0.1% या 1% ऐसे एस्ट्रोलॉजर मिलेंगे कि आप सामने बैठे हो बोल देंगे कि आप ये करके आए हो, या आपके साथ ये चीज़ें हुई हैं, या इन चीज़ों के लिए आपका सवाल है। सर कोई रियल एक्सपीरियंस बता सकते हो आप कि कोई क्लाइंट आपके पास आया और आपने ऐसा कुछ बताया हो उसको कि वो शॉक हो गया हो कि अरे आपको कैसे पता है? देखो, कंडीशंस क्या हैं, जब कोई पर्सन आपके सामने आकर बैठता है, फॉर एग्जांपल जैसे रीसेंट क्लाइंट की एग्जांपल देता हूँ मैं। तो एक क्लाइंट जैसे मेरे पास आया, तो मुझे जैसे क्लाइंट को देखकर कुछ हमारे जैसे कुछ ग्रहों की निशानियाँ होती हैं कि इन ग्रहों के हिसाब से जैसे ये चीज़ें ख़राब होंगी या चीज़ें अच्छी होंगी। तो मोस्टली जैसे क्लाइंट सामने आया तो एनालाइजेशन जो हमारी होती है चार्ट खोलने से पहले की, तो फर्स्ट चीज़ मैंने उनसे ये चीज़ पूछी कि आपके घर में कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट पड़ा होगा। तो उन्होंने पहला आंसर बोला कि हाँ, ये चीज़ पड़ी हुई है हमारी। सेकंड मैंने पूछा कि आपकी सिस्टर की लाइफ में प्रॉब्लम होगी, तो उन्होंने उस चीज़ पर भी हाँ बोली। और थर्ड चीज़ जो थी, मैंने उनको बोला था कि आपके घर में किसी को स्टोन्स की प्रॉब्लम है। इन 3 चीज़ों से मुझे क्लैरिफाई हो गया कि उनकी लाइफ में ये प्लैनेट की प्रॉब्लम चल रही है। देन आफ्टर मैंने डिटेल जब मांगी उनसे, तो उनकी मेडिकल इशू ही निकला उन चीज़ों के ऊपर। और उसका इलाज सिर्फ इतना ही करवाया मैंने कि ब्लैक कलर की सॉक्स पहनवाई और पर्सन उनका आईसीयू से बाहर आ गया। ब्लैक कलर की सॉक्स पहनने से? हाँ, ब्लैक। इतनी इजी रेमेडीज? हाँ, इतनी ईजी रेमेडीज। वाह सर। तो ये बेसिकली एनालाइजेशन है आपकी कि आप एनालाइजेशन करोगे तो उसके हिसाब से चीज़ें हो जाएंगी सारी की सारी। प्रॉब्लम यही होती है कि आप एक्चुअल पिन पॉइंट नहीं कर पाते कि प्रॉब्लम है क्या एक्चुअल में। ये चीज़ होती है।
सर आप कुछ मिथ्स की बात कर रहे थे कि बहुत सारे मिथ्स हैं, हम भी डिस्कस करते हैं आपस में कि एस्ट्रोलॉजी में कि कुछ काम करता है कुछ नहीं करता, क्या काम करता है, तो थोड़ा आप बताओ कि क्या रियल पिक्चर है एग्जैक्टली। देखो रियल पिक्चर की अगर हम बात करें ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो एग्जांपल के लिए अगर मैं मान लो कि इस टाइम पे वेस्टर्न में हूँ, वेस्टर्न कल्चर में अगर मैं जा रहा हूँ, तो मैं अगर वेस्टर्न कपड़े अगर पहन लूँगा तो मुझे लुक वैसी हो जाएगी, और अगर मैं ट्रेडिशनल में आ जाऊँगा तो मेरी लुक वैसी हो जाएगी। लेकिन बैक ऑफ द जो क्लोथ है हमारा, वो बॉडी तो वही है हमारी। हम अपने माइंड को जो है वो कर नहीं सकते चेंज, या हमारी बॉडी को चेंज नहीं कर सकते। अब मिथ की कंडीशंस क्या आती हैं, जब कोई भी पर्सन किसी भी चीज़ को बिना सोचे जब फॉलो करना शुरू करता है, तब उस चीज़ की प्रॉब्लम्स जो हैं वो लाइफ में उस चीज़ की वजह से इनवाइट होनी शुरू हो जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई भी रेमेडीज़ आप कहीं से भी देख के अगर करोगे जिनके पीछे कोई लॉजिक है, एक रेमेडी है जैसे कि गाय को आलू खिलाने की, ठीक है, ये लाल किताब की रेमेडी है, शुक्र खाना नंबर 2 में लिखी हुई है, लेकिन उसके पीछे स्पेसिफिक कंडीशंस हैं। अब खाना नंबर 2 जो है, हाउस जो है, लाल किताब उर्दू में लिखेगी तो खाना हाउस को बोलते हैं वहाँ पर। तो उसमें जो सेकंड हाउस जो है, सेकंड हाउस को मंदिर भी कहा गया है, सेकंड हाउस को गौशाला भी कहा गया है, और सेकंड हाउस को पेशानी यानी कि आपका ये जो हिस्सा माथे का होता है ये भी कहा गया है। अब ये जो चीज़ जो है ये प्लेनेट की शिफ्टिंग ऑफ एनर्जी की पीछे लॉजिक की वो बात है कि हम किसी प्लेनेट की अगर चीज़ मान लो कि किसी को हम बोलें कि गौशाला में जाके गाय को खिला दो, तो वो सेकंड हाउस में जा रही है। अब ये शुक्र की चीज़ है आलू, तो सेकंड हाउस में जाएगी। अब अगर शुक्र का अगर एनिमी वहाँ पे बैठा हुआ तो फ़ायदे के नुकसान हो जाएंगे। अच्छा, ये मिथ्स होती हैं जो कोई भी कहीं से भी उठ के कुछ भी कर रहा है, लेकिन उसको उसके पीछे लॉजिक नहीं पता होता। और एक वो भी है कि बहुत जल्दी चीज़ें सर नहीं करती, लेट भी करती, क्योंकि आजकल ये है कि भाई जो लाइफ स्पैन है वो भी कम हो गया, लोगों का रिजल्ट्स भी बाद में देखने को मिलते हैं, तो सबको इंस्टेंट चाहिए। तो इंस्टेंट भी कुछ अवेलेबल है नहीं मार्केट में। नहीं, इंस्टेंट एक एक घंटे में भी असर देने वाली रेमेडीज़ होती हैं, लेकिन वो चार्ट देखकर, कुंडली देख के फिर क्लैरिफाई होती हैं। और जो दशा का जो सिस्टम है, आप एवरेज लाइफ का स्पैन अगर आज की डेट पर देखोगे तो 65 to 70 ईयर्स, ये मैक्सिमम 85 ईयर्स से 80 ईयर्स तक जाएगा मैक्सिमम। लेकिन जो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी मेथड है वहाँ पर 120 साल का मेथड जो है वो दिया हुआ है। अब आज की लाइफ को आप एनालाइज कर लो कि आज की डेट के ऊपर अगर आपको यहाँ से अगर मान लो कि आपको अमृतसर जाना है या बॉम्बे जाना है, तो आप बाय रोड छोड़कर आप फ्लाइट प्रेफर करोगे, तो उसका सीधा मतलब है कि टाइम किसी के पास नहीं है। तो अगर टाइम किसी के पास नहीं है तो लाइफ के इवेंट्स भी फास्ट हुए, और लाइफ के इवेंट्स अगर फास्ट हुए हैं, लाइफ स्पैन छोटा हुआ है, तो दशा सिस्टम 120 साल का अभी क्यों फॉलो किया जा रहा है? तो अगर 120 साल का दशा सिस्टम फॉलो हो रहा है तो आप कह रहे हैं वो सही तरीके से मतलब इफेक्ट नहीं करेगा बॉडी पे? नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। आप देखो, एक अगर लाइफ स्पैन ही छोटा है, उसको एक ग्रह को अगर एक टाइम दिया गया है, फॉर एग्जांपल शनि के लिए स्पेसिफिक टाइम है, केतु के लिए स्पेसिफिक टाइम है, तो वो उतनी डेट के टाइम के दौरान आपको 18 साल की मान लो किसी ग्रह की दशा है, तो 18 साल में अगर आपका ग्रह है तो 18 साल बर्बादी नहीं करेगा ना वो। अब नाड़ी इसी जगह पर अपनी जगह की एक्यूरेसी दिखाती है। नाड़ी क्या कहती है कि हर ग्रह 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए, जिस टाइम के लिए वो आएगा उतने टाइम की ड्यूरेशन के लिए आपको अच्छे बुरे रिजल्ट मिलेंगे। नाड़ी क्लियरली चलती है उन चीज़ों पर। नाड़ी ज़्यादा प्रिसाइज है आप ये कहते हैं? हाँ, नाड़ी ज़्यादा प्रिसाइज। और जो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी उसमें ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं मिथ्स में, और थोड़ा अंधविश्वासी ज़्यादा हो रहे हैं आप ये हाँ कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सर थोड़े और बताओ क्या क्या मिथ्स आप देखते हो, जो ऑडियंस, जो मतलब लोग आपके पास आते हैं? और जो लोग आते हैं ना, मेजरली उन लोगों के दिमाग में ना ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं, मैंने सर ये रेमेडी देखी थी, मैं ये कर लूँ, या मेरी दशा ये चलने वाली है, दशा ये आने वाली है, मेरे लिए क्या होगा, क्या कंडीशन होगी। आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी के टाइम पर जिन लोगों का भी केतु जो है वो 7th साइन में हो, 3rd साइन में हो, 11th साइन में हो, इन लोगों की सबकी लाइफ में इस टाइम पर स्ट्रगलफुल लाइफ चल रही होगी इस टाइम पर, जिनका भी केतु इन साइंस में है। और ये नाड़ी है। अब इसमें मुझे कुंडली नहीं चाहिए, किसी की भी कुंडली नहीं चाहिए। अगर आपका केतु यहाँ बैठा हुआ तो प्रॉब्लमेटिक कंडीशन आपकी लाइफ कोई में। भी एक्सेप्शन नहीं होगी इस केस में? कोई तो लोग होंगे जिनको असर नहीं हो रहा होगा। हाँ होती हैं, जिनकी बाय डिफ़ॉल्ट रेमेडीज़ हो रही होती हैं। जैसे केतु को शांत करने के लिए हम डॉग्स को फीड करने के लिए कहते हैं, तो आप डॉग को फीड करते रहोगे तो केतु को बेसिकली अपनी फीड मिल रही है और केतु वहाँ पर शांत है। एक छोटा सा एग्जांपल है कि अगर कोई पर्सन अगर किसी को पीट रहा है ना, तो वो उसको नुकसान करेगा, लेकिन खुद को कभी नुकसान नहीं करता। कोई भी खुद को कोई नहीं अपने मुंह पे थप्पड़ मारता। तो केतु को ग्रह की क्या है, ग्रह के लिए उसका जो देवता है उसको आप भोग लगाओ, या फिर ग्रह का जो भी आगे एनिमल होगा या जो उसके लोग हैं। अब जैसे केतु के लिए अपंग लोग होते हैं, या फिर केतु के लिए डॉग होता है, आप उनको फीड करते रहो, आपका ये प्लैनेट ठीक रहेगा बाय डिफॉल्ट।
तो वो नेचुरल रेमेडीज़ होती हैं लोगों की जो बाय डिफ़ॉल्ट चल रही होती रहती है, है naturally। काम करती बट रहती सर उस केस में भी ऐसा, जैसे अभी हम बात कर रहे थे गाय को आलू खिलाने की, है जी। तो अब गाय को आलू खिलाना तो वैसे ही अच्छा ही काम है कि आप किसी को कुछ फीड कर रहे हो, या डॉग को कुछ फीड करना वैसे ही अच्छा काम है, आप किसी की सेवा कर रहे हो पशुओं की। तो इस केस में केतु को ठीक करने के लिए कोई और प्लैनेट भी खराब हो सकता है आपका? हाँ देखो, केतु जो है प्रैक्टिकली देखो, लाल किताब ये कहती है कि केतु जो है वो शुक्र और शनि 2 ग्रहों से मिलकर बनता है जो ऐशो आराम देता है। लेकिन शुक्र जो है वो राहु और केतु दोनों से मिलकर बनता है, दोनों कंडीशंस में। किसी को फीड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप राइट और रॉन्ग टाइम देखकर करोगे तो वो चीज़ें ठीक है। अब गाय को फीड करने की अगर एग्जाम्पल के लिए आपके पास बात आती है, बहुत सारी कंडीशंस पर लाल किताब में ऐसे होता है जब 2 ग्रह बैठे होते हैं, हम तीसरे ग्रह की हेल्प लेके उसको ठीक करते हैं। अब आप लोगों ने एक रेमेडी सुनी होगी गाय को चारा खिलाने वाली, ठीक है। अब ये रेमेडी से कोई नुकसान नहीं है, ये कोई भी कर सकता है ऐसी कंडीशंस पर, ठीक है। बुध अगर किसी की कुंडली में एग्जाम्पल के लिए ख़राब चल रहा है, तो बुध की कंडीशन में घर पे आपके फिटकरी अलम सबके होती है ना, घरों में जो होती है। आपकी सिस्टर को लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बुध ख़राब चल रहा है, दांतों की प्रॉब्लम चल रही है, कुछ भी चल रहा है, ये सारी चीज़ें बुध की प्रॉब्लम्स हैं। आप एलम से रोज़ दांत साफ़ करना शुरू कर दो, आपका बुध ठीक हो जाएगा। 5 रुपये की रेमेडी है, लेकिन लाइफ इजी हो जाएगी इस चीज़ से। बिज़नेस में दिक्कत आ रही हो तो भी ये चीज़ कर सकते हो। तो इस तरह की रेमेडीज़ हैं जो इंस्टेंट भी असर देती हैं, बाकी चार्ट के अकॉर्डिंगली है। केतु को ठीक करने के लिए आप कानों में सोना पहन लो सीधा, जैसे मैंने पहन रखा है, तो केतु ठीक हो जाएगा। जिनके बेटा नहीं हो रहा वो भी पहन सकते हैं। बेटा राइट कान में, प्रिसाइजली बेटा नहीं हो रहा, राइट कान में सोना पहन लें तो उसके भी योग एक्टिवेट होते हैं। हालांकि मैं इस चीज़ के लिए वो नहीं करता कि बेटा होना चाहिए बेटी होनी चाहिए, दोनों बराबर है, लेकिन स्पेसिफिकली लाल किताब में ये चीज़ बोली गई है, क्योंकि केतु तब आपके लिए अच्छा होगा जब आपके घर में बेटा होगा या आपके घर में डॉग होगा, दोनों में से एक चीज़। अच्छा, बट सर वो भी फिर पर्टिकुलर कुंडली के हिसाब से ही सबका अलग अलग होना है ये जेनरिक है, कोई भी कर सकता है। पर अगर किसी को केतु ठीक करने की ज़रूरत ही नहीं है तो फिर उसे ये चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं देखो, है। केतु की ना प्रॉब्लम्स आपको एनालाइज करनी ज़रूरी है। आप केतु को डिफरेंट तरीके से अगर आप समझोगे तो केतु की कंडीशंस क्या हैं कि केतु पहली बात तो जहाँ पर बैठा है, अगर आपने उस हाउस से जुड़ी हुई अपनी विशेष के पीछे आप भागना शुरू हो गए तो वो कभी नहीं मिलेंगी। फॉर एग्जांपल किसी के 5th हाउस में बैठा है, किसी का चाइल्ड नहीं हो रहा, अब चाइल्ड 5th हाउस से होते हैं, चाइल्ड नहीं हो रहा किसी के भी, तो वो पर्सन जब तक चाइल्ड की विश के पीछे भागता रहेगा चाइल्ड होगा ही नहीं। तो ये भी केतु ख़राब की निशानी है। किसी के सामने आप अपने दुख रोने शुरू कर दो, प्रॉब्लम्स बतानी शुरू कर दो कि मुझे ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम्स हैं, तो भी केतु ख़राब है आपका। तो ग्रहों की ना अपनी अलग अलग निशानियां हैं। कुछ जेनरिक चीज़ें हैं, आपकी कुंडली में केतु ख़राब है या नहीं है, लेकिन अगर आप कानों में सोना पहन लोगे, डॉग्स को फीड करते रहोगे, तो ये जेनरिक हर किसी के लिए बेस्ट रिजल्ट देगी। और सर वैसे ही किसी का ऐसे केतु खराब नहीं है लेकिन स्टिल वो बेबी नहीं कर पा रहे, ऐसे बच्चे की बात हो रही है, तो उसके लिए कुछ रेमेडीज हैं? उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। देखो, फीमेल के चार्ट में अगर हम देखें तो मंगल खराब होगा अगर, तो उसको हार्मोनल इम्बैलेंसिंग की प्रॉब्लम होगी। मंगल राहु के साथ ख़राब होता है, मंगल शनि के साथ ख़राब होता है, मंगल केतु के साथ ख़राब होता है, या मंगल की पोजीशन 4th हाउस 6th हाउस 8th हाउस में हो तो मंगल ख़राब है। अब इन फीमेल्स को बाय डिफ़ॉल्ट है, आप इनको रैंडमली कभी भी पूछ लो तो ये आपको क्लियरली बोलेंगे कि हाँ हमें ये प्रॉब्लम है, पीरियड्स इरेगुलर होना ये निशानी है। किसी मेल के चार्ट में शुक्र और चंद्र अगर इकट्ठा बैठा है, किसी भी चीज़ से मिला हुआ है, तो वैसी कंडीशन में स्पर्म्स वीक हो जाएंगे, स्पर्म काउंट कम हो जाएगा, स्पर्म काउंट कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हैं जो प्रोजेनी को हिट करती हैं मेजरली, ठीक है। अब लाल किताब ये कहती है कि आप घर पे डॉग रख लो वाइट एंड ब्लैक कलर का, तो चाइल्ड हो जाएगा। लेकिन ये जो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जैसे मान लो किसी को PCOD का प्रॉब्लम है, यही चीज़ें हैं, इनके पीछे कुछ रीजंस हैं, वो चीज़ें आप कर लो। अभी के टाइम पे भी आप कितनी फीमेल्स को आपने देखा है जिनके हाथ में चूड़ियाँ होती हैं? आप बताइए, कभी देखा है आपने? कम हो गया अब तो बहुत ही कम देखा है। पुराने ज़माने में आपने कभी नोटिस किया हो, पुराने ज़माने में पहले साल में प्रेगनेंसी हो जाती थी, शादी हुई 1 महीने के बाद खबर आ गई, है ना। तो उस टाइम पे जो हिंदुज़म में जो हमारे जो यहाँ पर जो चूड़ा पहनती है ना लेडीज़ यहाँ पर, तो यहाँ पे ना फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं हमारी, तो अगर कुछ भी दिक्कत हो वहाँ पर तो वो चीज़ें चूड़ियाँ जो थी उस चीज़ को कवर करती हैं। माएँ भी हमेशा बेटियों के हाथ में चूड़ियाँ पहना के रखती थी। ये तो एक बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ है कि आप इस चीज़ को रैंडमली भी अगर आप बोलोगे किसी को भी तो आप ये कर सकते हो। कि चूड़ियाँ पहन लो, मतलब फीमेल्स को दोनों हाथों चूड़ियाँ में पहननी चाहिए। ओके। फैलोपियन ट्यूब से जुड़ी हुई दिक्कतें उससे क्लियर हो जाएंगी।
दूसरी कंडीशन में अगर मेल्स को स्पर्म की दिक्कत है, लो स्पर्म काउंट है, तो 2 ऐसी रामबाण रेमेडीज़ हैं कि अगर आप 3 महीने कंटिन्यूशन में करोगे तो आपको इफेक्ट मिलेगा ही मिलेगा, स्पर्म काउंट हाई हो जाएगा और कंसीविंग की दिक्कत उसमें क्लियर हो जाएगी। पहली चीज़ है कि जो चूने का पैकेट आता है छोटा सा, एक 2 रुपये का आता है, नॉर्मली किसी भी पान की दुकान से मिल जाएगा, 1 रुपये का पान का पत्ता और एक वो पैकेट छोटा सा जो 1 महीना चल जाएगा। पान के पत्ते के ऊपर हल्का सा चूना लगा के डेली कंज्यूम करना है मेल्स को, तो इससे स्पर्म काउंट हाई हो जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। लेकिन ये तब है जब डॉक्टर ने ये बोला है कि मेल की वजह से बच्चा नहीं हो पा रहा, मेल में कुछ दिक्कत है, तब बच्चा नहीं हो पा रहा है। एग्जैक्टली, तो उससे वो हो जाएगा। अगर मान लो कि आपकी सिटी में ये चीज़ पॉसिबिलिटी नहीं है तो शुगर केन जूस मिलता है फ्रेश, जिसमें बिल्कुल भी कोई भी मिलावट ना हो, ना नमक ना नींबू ना कुछ और, उसमें चूना डाल के पी लो आप, लेकिन ये 6 मंथ्स करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, इससे भी स्पर्म काउंट हाई हो जाएगा। तीसरी चीज़, लाल किताब में ये चीज़ बोली है कि आप सोने की एक तार बनाओ, 24 कैरेट सोने की एक तार बनाओ, उसको गर्म करो जब तक वो लाल ना हो जाए, 11 बार दूध में बुझाकर उसको पियो। अच्छा, ये लाल किताब की रेमेडी है, तो ये दिनों में असर देने वाली रेमेडी है। लेकिन सर साथ ही साथ जो डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं कंसीविंग प्रॉब्लम्स को लेकर, उनको दवाइयाँ भी खानी हैं। देखो जो दवाई है ना, दवाई तो डॉक्टर ने जो बोला है वो खानी है, जो रेमेडीज़ होती हैं दुआ का काम करती हैं। तो ये ब्लॉकेज जो कर्मा से होते हैं वो क्लियर करती हैं। मतलब ये चीज़ कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी कि आप एफर्ट नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपकी कुंडली ये बोलती है कि आपको IVF से चाइल्ड होगा, एग्जांपल के लिए नॉर्मल कंसीविंग नहीं हो पा रही। सम टाइम क्या होता है, फीमेल के चार्ट में मंगल और सूर्य जो दोनों इकट्ठे होते हैं, तो बॉडी की हीट इतनी ज़्यादा होती है कि वो स्पर्म्स को ऑब्जर्व नहीं कर पाती, होल्ड नहीं कर पाती। अब होल्ड नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी वैसी कंडीशन में। तो वैसी कंडीशन में डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कि आप IVF में जाओ। अब आप उस चीज़ को नेग्लेक्ट करके सिर्फ और सिर्फ उपाय पर ही रहोगे तो कुछ नहीं होगा। क्लियर, आपको एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे। हाँ, उन्होंने ये बस चूना लगाया, पान में खा लिया, स्पर्म कम बढ़ जाएगा, हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वही सर, बहुत सारे लोग ना ये सोच लेते हैं कि रेमेडी ही अल्टीमेट सोल्यूशन है, बट कर्म नहीं करते उसके रिगार्डिंग, या प्रॉपर एक गाइडेंस से नहीं चलते, जिसकी वजह से ये अंधविश्वास की तरह माना जाता है इन चीज़ों को। यही रीज़न है ना कि जो मिथ्स को हम लोग फॉलो करते हैं, उन्हीं चीज़ों को अगर दूर कर लिया जाए तो कॉमन पर्सन के लिए एस्ट्रोलॉजी को समझना बहुत आसान हो जाएगा। आप शास्त्रों को अगर उठा के देखोगे, सबसे पुरानी साइंस जो है वो एस्ट्रोलॉजी ही है। आप कोई भी चीज़ इसके अलावा आप देख लो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी है, चाहे वो रिस्ट वॉच है, चाहे वो लोगो है, चाहे कोई भी साइंस आप उठा लो, ये सारी चीज़ें इसी में से निकली हुई चीज़ें हैं, या वेस्टर्न कल्चर से हमारे यहाँ पे आई हैं, वो भी यहीं से लेकर गए हैं। तो मेन जो चीज़ है आपकी कुंडली है। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप न्यूमरोलॉजी से नाम चेंज कर लो, आप वास्तु कर लो, आप अपना कलर्स चेंज कर लो, जो मर्जी कर लो, आपकी कुंडली में अगर प्लैनेट्स आपके अलाइंड नहीं हैं तो आपको कोई भी चीज़ इफेक्ट नहीं देगी। बहुत क्लियर कट कंडीशन है। सर वास्तु की बात करते हैं कि जैसे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है, और मतलब उसके हिसाब से या किसी भी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम रेमेडी कर रहे हैं, पर दिक्कत वास्तु में है जी। तो क्या मतलब एस्ट्रोलॉजी से वास्तु का भी पता चलता है, या कैसे वो प्रोसेस होता है, एक बार बताओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो कोई भी साइंस है ना, आप बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजी के वास्तु के आप नाम उठा के देख लो, उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लाल किताब के वास्तु में से ली गई हैं। लाल किताब का भी एक वास्तु होता है? हाँ, लाल किताब का भी एक डिटेल्ड वास्तु है। ओके। और लाल किताब में ऐसी चीज़ें भी हैं कि साउथ फेसिंग घर जो सबसे बुरा बोला गया है, लाल किताब उसमें भी अबंडेंस लेकर आ सकती है। ओके। ऐसी चीज़ें भी हैं लाल किताब में। तो जो चीज़ें हैं ना, देखो सबसे पहले क्या चीज़, अभी मैंने जैसे बोला कि हमारी कुंडली के ग्रह जो हैं वो सबसे पहले आए हैं। आपका अगर बर्थ हुआ, एग्जाम्पल के लिए आपकी कुंडली में अगर शनि मान लीजिए 4th हाउस में बैठा है, तो वो किसी रीज़न से बैठा है, वो ऐसे ही नहीं आया। आपका बर्थ का टाइम सेकंड्स के हिसाब से पहले से डिसाइडेड था। अगर आपके 4th हाउस में एग्जाम्पल के लिए अगर शनि बैठा हुआ है, तो आपके घर में बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्थ ईस्ट में आपके जूते आएंगे या स्टोरेज आएगी ही आएगी। यानी कि कुंडली आपको 110% इफेक्ट करेगी ही करेगी कि आपके घर का वास्तु कैसा होगा। आप कुछ भी कर लो, वो उसके आर्टिकल्स वहाँ आएंगे ही आएंगे। और लाल किताब क्या चीज़ है, वास्तु में क्या करती है, लाल किताब में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक रूल होता है जिसमें हम बोलते हैं टक्कर की दृष्टि। अच्छा, आपने पहले भी सुना होगा इस चीज़ को। यूजुअली क्या चीज़ होती है, जब 2 प्लैनेट्स एक दूसरे से 6th या 8th बैठते हैं तो उनमें आपस में टक्कर होती है। ठीक है, अब टक्कर का इफेक्ट कैसे होता है, जैसे जो प्लैनेट फर्स्ट बैठा हुआ है उससे 8th वाला प्लैनेट है, उसका लॉस हमेशा ज़्यादा होता है। तो जो ये टक्कर की दृष्टि ऐसी है, एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। मैंने लाल किताब वास्तु से ही किसी को एक रेमेडी करवाई थी। किसी के घर में ना मेडिसिन की कमी नहीं थी बिल्कुल भी, मतलब समझ सकते हो आपकी रोज़ कुछ ना कुछ आ ही रहा है, डॉक्टर से लगातार विजिट चल रही हैं, कोई ना कोई बीमारी चल रहा है।
तो वो पर्सन की लाइफ में क्या चीज़ थी, उनका मंगल बैठा हुआ था 5th हाउस में, सॉरी 10th हाउस में, और शनि बैठा हुआ था 5th हाउस में। तो ये प्लैनेट्स की अगर आप काउंट करोगे तो आपस में टक्कर हो जाती है, 6 और 8 के कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ उनका किचन की डायरेक्शन चेंज करवाई, उनकी दोनों प्लैनेट्स को फ्री किया वहाँ से, और उनके घर से वो प्रॉब्लम ठीक हो गई। ये लाल सर किताब ये की भी तो बड़ी रेमेडी है, किचन की डायरेक्शन ही चेंज करना, मतलब तो आपने सर उसमें स्टोव चेंज करवाया या फिर सिर्फ स्टोव। अच्छा स्टोव। मैं वही बोलने लगा था, सिर्फ बर्नर चेंज करवाया है वहाँ से यहाँ पे, दैट्स इट। हाँ तो मतलब किचन बर्नर एक मेजर फैक्टर है बेसिकली किचन का। अग्नि जो है ना, अग्नि जो है वो मंगल का स्थान वो है। ओके। अब लाल किताब में मंगल जो है वो 10th हाउस में उच्च का स्थान रखता है। आप वास्तु में देख लोगे, सेकंड मोस्ट प्रेफर्ड जो किचन की प्लेसमेंट है वो वेस्ट में बोली जाती है। अभी लाल किताब से ली गई है जो किचन का इधर बोला गया है, अदरवाइज तो साउथ ईस्ट बोलते हैं। सेकंड प्रेफर्ड जो है वो वेस्ट होता है। तो वहाँ से उस चीज़ को हटाकर सिर्फ और सिर्फ मैंने ईस्ट में करवाया है, उसका नॉर्मल हो गया वहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ की कंडीशंस। लाल किताब का वास्तु थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन लाल किताब की जो चीज़ें हैं वो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंगली होती हैं कि आपकी कुंडली को क्या चाहिए। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप तीनों से पूछता हूँ। जब आप केमिस्ट के पास जाते हैं तो आप कैसे मेडिसिन बोलते हैं उसको? जो डॉक्टर देगा आपको लिख के वो लेंगे, या फिर जो भी मेडिसिन वहाँ पर पड़ी होगी बोलेंगे ये मुझे अच्छी लग रही है दे दो? डॉक्टर जो डॉक्टर बोलेगा। और अगर आप तीनों को अगर हेडेक हो तो आप क्या करेंगे अपने अपने अकॉर्डिंगली? चाय पियेंगे, कुछ नहीं, जहाँ कुछ खास दवाई लेंगे। मैं पानी पीऊंगा ज़्यादा। आप पानी पियोगे, ये करोगे। तो ये जो कंडीशंस है ना, ये जो स्टैंडर्डाइज मेथड है, आप तीनों ने अलग अलग आंसर दिया है। आपने बोला पानी पीऊंगा, आपने बोला चाय होगा, या आपने जो भी बोला। अब तीनों की कंडीशंस अलग अलग हैं। अब एक जो टाइम था ना कि एक डंडे से भेड़ें चरती थी, वो टाइम निकल गया है। अब आज की डेट पे क्या चीज़ है कि हर किसी की लाइफ में जो प्लेनेटरी कंडीशंस हैं उसके हिसाब से घर का वास्तु जो है वो चेंज होता है, उसके हिसाब से ही कंडीशन जो है चेंज होती हैं। और जो घर का मेन सबसे अर्निंग पर्सन होगा, जो ओनर होगा, उसके ऊपर वो चीज़ें ज़्यादा मैटर करेंगी। ओके। तो उस केस में मतलब बाकी रहने वालों पे भी इफेक्ट करेगी वो चीज़ें, पर सबसे ज़्यादा ओनर पे इफेक्ट करेंगे, ऐसा है? हाँ, मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। मंगल जिनके घर में मीठा पड़ा रहता है ना, उनके घर में मंगल जो है वो 6th हाउस में मोस्टली पड़ा होता है, कुंडली में 6th हाउस में होता है। अब मंगल की 6th हाउस में अगर आपके घर में अगर मीठा पड़ा है तो ये नेगेटिव रिजल्ट्स हैं। और मोस्टली इन लोगों के घरों में आप देखोगे इनके नॉर्थ में किचन होता है या नॉर्थ में फायर एलिमेंट पड़ा होता है। तो सर ये किसके मंगल 6th हाउस में, जो घर का लाइक जो मेन बंदा है, या किसकी बात कर रहे हैं आप? मेन बंदे की की अर्निंग जो भी होगा उसके किसी में भी हो सकता है। जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, दोनों में से किसी के भी हो सकता है। अब ऐसे घर में कभी भी शांति कभी नहीं होगी। इन घर वालों के कभी भी कस्टमर्स जो हैं वो कभी डायरेक्टली नहीं बनेंगे, स्ट्रगल होगी लाइफ में। अच्छा। तो अलग अलग चीज़ें हैं, प्लैनेट्स के हिसाब से, उसके हिसाब से चीज़ें चलती हैं। सर हमारे चार्ट में ऐसा कौन सा प्लैनेट होता है जो मतलब सबको प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ और वो सब देता है? जी, प्रॉस्पेरिटी जो है यूजुअली हम लोग आज की लाइफ में अगर हम काउंट करें तो मेजरली पैसा, लग्जरी, यही सब चीज़ें, या फिर आप ज़्यादा लाइमलाइट में रहो, यही सब चीज़ें हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, या प्रॉस्पेरिटी को समझते ही है। तो ये जो चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में शुक्र से जुड़ी हुई होती हैं। तो सर इसको अच्छा करने की कोई रेमेडी है होती है? मतलब जैसे सर एक और चीज़ बताओ, जिनको ये सब मिल रहा है, जो ग्रो कर रहे हैं, पर अगर वो भी रेमेडी करे तो ऐसे उल्टा इफेक्ट भी पड़ता है रेमेडीज का, ज़बरदस्ती रेमेडी करना? नहीं, देखो नॉर्मली आप देखो किसी भी लाइफ में अगर कोई भी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास वो इंसान आता है जो पहले से परेशान हो, उसकी लाइफ में दिक्कत है, वो चीज़ जिसकी लाइफ में दिक्कत है। तो एस्ट्रोलॉजर जो हमारा जो कभी कभी ऐसे भी लोग आते हैं जिनका अच्छा भी चल रहा होता है पर वो डरते हैं कि ये कभी जाए ना। तो ये दूसरा प्लैनेट है जिसको हम लोग कॉन्फिडेंस से जोड़ते हैं। फर्स्ट देखो, मैंने जैसे स्टार्टिंग भी आपको मैंने बोला था कि प्रॉब्लम को एनालाइज नहीं कर पाता। आप 3 बातें बोलोगे, तीनों में अलग अलग ग्रहों की चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है। अब कोई पर्सन जो डरता है, इट मीन्स उसके पास कॉन्फिडेंस की कमी है, वो उस चीज़ को, उसमें इतने गट्स नहीं है कि उस चीज़ को, वो कॉन्फिडेंस को कवर कर पाए। अब जिसकी लाइफ में यूजुअली कॉमन रेमेडी जो हर कोई कर सकता है, अगर कॉन्फिडेंस किसी के पास कम है या प्रॉब्लमेटिक कंडीशन होती है, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं कर पाते, 2 चीज़ें कर सकते हो आप। पहली चीज़, सूर्य को जल दें डेली जैगरी डाल के पानी में। दूसरी ऑप्शन है तांबे का, कॉपर का एक कड़ा पहनना है हाथ में। अगर वो पहन लोगे तो कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। अब ये सेकंड वाली तो आपकी होगी सॉल्व। जो फर्स्ट वाली इन्होंने एक चीज़ बोली थी सर ने कि जो किसी के पास ऑलरेडी चीज़ें हैं, वो आता है आपके पास चीज़ें करता है, तो उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। देखो, अगर बॉटल भरी हुई है ऑलरेडी, उसमें और डालोगे तो पानी बाहर गिरेगा, उसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं जाएगा अंदर ही। ठीक है। जब भी किसी के प्लैनेट्स ऑलरेडी वैसी कंडीशन में स्ट्रांग बैठे हुए हैं
तो उसको पहली बात तो कोई रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर उसको और एक्सपेंशन करना है तो वैसी कंडीशन में वो पर्सन उस चीज़ को और ज़्यादा रेमेडीज़ को थ्रू करेगा। अब एक रेमेडी है, लाल किताब की ही है, वाइट चंदन तो देखा होगा सबने ना। तो वाइट चंदन अगर प्योर किसी को मिल जाए और वाइट चंदन से डेली अपनी बॉडी पे लगा के अगर कोई नहाता है 43 डेज़ लगातार, तो शुक्र 43 डेज़ में आपके लिए पैसे लग्जरी का रास्ता खोल देगा। 43 डेज़ में मतलब कितनी भी ब्लॉकेजेस हो वो शुक्र ठीक कर देगा। ये एक जनरल रेमेडी आप बता रहे हो, बेशक जनरल बंदे की रेमेडी लाइफ है, अगर ये सही कोई चल भी कर रही है। सकता है, कोई भी कर सकता है। दूसरी चीज़ है, आप चावल को दूध से धोकर जल प्रवाह करना शुरू कर दो, 43 डेज़ कर लो। अगर नहीं पॉसिबल है तो मंडे के मंडे कर लो, ये दूसरी रेमेडी है। और थर्ड चीज़ होती है कर्ड और शक्कर, डेली कंज्यूम करना शुरू कर दो, गुड़ की शक्कर जो होती है। जो 3 रेमेडीज़ हैं शुक्र को ठीक कर देंगे आपकी। और इसमें कहीं पर भी कोई भी लॉस नहीं है, ना ही कुछ आपको देखने की ज़रूरत है कि आप किसी ग्रह को देखो या ना देखो, आप सीधा कर सकते हो। मतलब ये वो वाली चीज नहीं है जो हम बात कर रहे थे गाय को आलू खिलाने वाली, कि कर रहे हो तो वो जो उल्टा ही पड़ जाए कहीं। नहीं, वो इन चीजों में वो चीज नहीं है। सर लेकिन अगर किसी की लाइफ एकदम स्मूथ चल रही है, अच्छी चल रही है, तो और वो कुछ उपाय या रेमेडीज भी नहीं कर रहा, तो ये ऐसे कह सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट वो कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है। फॉर एग्जांपल वो डॉग्स को फीड करता है, फॉर एग्जांपल वो कुछ अच्छे कर्म कर रहा है, तो मतलब उसके कुछ ना कुछ उपाय हुए जा रहे हैं नेचुरली और वो सही हो रहा है। बाय डिफॉल्ट एस्ट्रोलॉजी हो रही है उसकी लाइफ में, ऐसा होता है? नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं है। हम कुछ भी लाइफ में अगर पानी भी पी रहे हैं तो उसके पीछे प्लैनेट्स की कंडीशंस हैं। मतलब अगर आज की डेट पे अगर प्लैनेटरी कंडीशन बनी थी तो इन्होंने येलो पहना, आपने चेक पहना, इन्होंने वाइट पहना, मैंने भी वाइट पहना, तो वो प्लैनेटरी कंडीशंस हैं। बाय डिफ़ॉल्ट कंडीशंस जिन लोगों की प्रॉब्लम नहीं होती है, ये प्रॉब्लम होती है, मैं अंबानीज़ का भी एग्जांपल देता हूँ आपको। बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें हैं, पास्ट लाइफ कर्मास की कंडीशंस होती हैं। जो पास्ट लाइफ के कर्मास आपके क्लियर है, लेट से आपने पास्ट लाइफ में कर्मास जो है वो बहुत अच्छे किए थे, इस टाइम पे आप उन्हीं चीज़ों को एंजॉय कर रहे हो, तो वो चीज़ें प्रॉब्लम नहीं करेंगी। लेकिन अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इट मीन्स कि आप पास्ट लाइफ से कुछ ऐसा लेकर आए हो कि आपकी लाइफ स्ट्रगलफुल है। एक पीक टाइम ज़रूर आता है किसी की भी लाइफ में, पीक टाइम। आप उस टाइम पर अगर सही मूवमेंट ले लो जो एस्ट्रोलॉजी आपको बता सकती है, तो आपकी लाइफ जो है वो राइज हो जाएगी एकदम से। और अगर आप नहीं करोगे तो उस चीज़ पर आपको प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस होंगी। अब अंबानीज़ के चार्ट में देख लो, बड़े और छोटे भाई की वेल्थ में कितना फ़र्क है ओवरऑल जो है। कुंडलियों की कंडीशन अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट दोनों की कुंडलियों में केतु बुरी तरह पिटा हुआ है। लाल किताब के हिसाब से देखोगे तो शनि भी पिटा हुआ है। अब उनके पीछे लॉजिक्स क्या चीज़ हैं कि दोनों के जो सोल्स आती हैं ना, कभी भी उनके जो पास्ट लाइफ के जो कर्मास होते हैं उनकी वजह से हम सफरिंग्स करते हैं, आगे की जो चीज़ें हैं, तो उसके हिसाब से हमारी लाइफ जो है वो चलती है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी एक भाई को बढ़िया एस्ट्रोलॉजर ना मिला, वो उपाय सही नहीं मिले उन्हें। हाँ, कह सकते हो। अच्छा सर, थोड़ी ना उसकी बात करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन, आप बिलीव करते हैं इसमें? हाँ बिल्कुल। हम भी बहुत सुनते आए हैं अपने खुद के पॉडकास्ट में, लोग हमसे कहते हैं कि मैनिफेस्ट करो तो चीज़ें अच्छी होंगी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू मैनिफेस्ट, जिससे कहते हैं कि हाँ तुम जो सोच रहे हो वो ये सही टाइम है, इस टाइम पे सोचो तो बढ़िया होगा। देखो, मैनिफेस्टेशन नेगेटिव करने का कोई टाइम नहीं है। नेगेटिव तो आप कहीं भी कर लो और वो चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। देखो, वॉट एवर द थिंग्स वी अट्रैक्ट इन आर लाइफ वो मोस्टली नेगेटिव होती हैं। 99% लोग अपनी लाइफ में परेशान सिर्फ इस वजह से हैं कि वो नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। जो आपने सुना होगा ना, सरस्वती दिन में एक बार तो हमारी ज़ुबान पे बैठती है कि जो आप बोलोगे वो सच हो जाएगा, लेकिन वो टाइम किसी को नहीं पता। आपको पता है? देखो, मॉर्निंग का ना टाइम है, जो मैंने जो ऑब्जर्व किया है, मॉर्निंग में 3:15 से 3:20 का टाइम, अर्ली मॉर्निंग, और उसके बाद 5 मिनट का गैप, फिर 3:20 से 3:25 का टाइम। ये टाइम है आपके लिए जिस पे आप यूनिवर्स का थैंक्स करो पहले 5 मिनट में, और दूसरे 5 मिनट में आप जो विशेज़ हैं अपनी वो मांगो। पर सर उस टाइम तो लोग सपने देख रहे होते हैं। हाँ, यही तो बात है कि जो लोग उस टाइम पर उठ के मैनिफेस्टेशन करेंगे इस टाइम में, उन्हीं का पूरा होगा। या फिर आप वो उस टाइम का वेट करो, 24 घंटे बोलो कि ये सोने का हो जाए, ये सोने का हो जाए, सोने का हो जाए, फिर जब सरस्वती बैठेगी तभी होगा। वैसी चीज़ें तो वो ये थोड़ा बेस्ट वैसा टाइम है। टाइम है कि आप फास्टर कनेक्ट कर सकते हो यूनिवर्स से, या जल्दी मतलब आपके 3 पास बजे तो ऐसा नहीं कहते कि नेगेटिव एनर्जी हावी होती है। 15 मिनट बाद का टाइम है, 3:15 से 20, ये इन 5 मिनट में यूनिवर्स का थैंक्स पर करो। जो जनरल अपने वैदिक के हिसाब से ब्रह्म मुहूर्त होता है वो कितने बजे होता तो है? 3 बजे के बाद ही होता है। अच्छा, और जो आप टाइम बोल रहे हो 12 से 3 का टाइम है। नेगेटिव एनर्जी। सर हमने सुना है 3 to 4 है वो टाइम। नहीं, 3 to 4 ज़्यादा तब तो negative। ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, अच्छा, तब तो पॉजिटिव एनर्जी का टाइम है। पुराने ज़माने में लोग इस टाइम पे तो मंत्र जाप यज्ञ शुरू कर लेते थे इस टाइम पे, तो अगर वो एनर्जीज होती तो उस टाइम पे वो होती नहीं। और ये भी जो चीज़ है ना लाल किताब की, चलो एक और बात निकली है नेगेटिव चीज़ों की, तो एक और बताता हूँ आपको मैं। जो भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, जैसे मान लो कि आपको फील हो रहा है कि मेरे आसपास कोई नेगेटिव एनर्जीज हैं या किसी ने कुछ कर दिया है,
या कुछ भी ऐसी चीज़ें। तो 2 चीज़ें ऐसी बता रहा हूँ मैं जो किसी के भी रुका हुआ काम खोल देंगी और नेगेटिव एनर्जीज़ को ठीक कर देंगी। लाल किताब ये कहती है कि अगर आपने ढलाई का मतलब मेल्ट करके चांदी का कड़ा अगर आपने पहन लिया अपने राइट हैंड में, तो आप शमशान घाट में रात को जाकर खेल के आ जाओगे, कुछ नहीं होगा आपके साथ। अच्छा। इतनी पॉजिटिव एनर्जी है। अब उसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है, जैसे बच्चा माँ के पेट में सेफ़ होता है ना, तो माँ ही सारी प्रोटेक्शंस करती है उसकी, तो उसको उस चीज़ के साथ जोड़ा गया है, तो उतना सेफ़ है आपके लिए। चांदी का कड़ा, ढलाई का, ढलाई क्या होता ढलाई मतलब मेल्ट करके बनाते हैं। वो एक डाई होती है, डाई में चांदी को मेल्ट करके डालेंगे, वो राउंड शेप में ही बन के बाहर आएगा, उसमें जोड़ कोई नहीं लगता। और दूसरी चीज़, जिन लोगों का काम रुका हुआ है, आप नींबू लो, 7 नींबू, आपका दुकान का शटर जो है उसके ऊपर खड़े होकर हनुमान जी के मंदिर का ओम हम हनुमंत नमः, पहले इधर एक बार फिर इधर, क्रॉस के सेक्शन में आपको वो 7 टाइम्स करना है, 7 नींबू का मतलब एक बार ऐसे, दूसरी बार ऐसे, 7 बार हो गया ये चीज़। उसके बाद उसको काट के आप किसी भी चौक में फेंक दो, 4 पीसेस करने नींबू के, तो रुका हुआ काम चल पड़ेगा, जितना मर्जी बड़ा तंत्र हुआ हो। ये हनुमान जी का सिद्ध प्रयोग है। अरे वाह, ये भी लाल किताब में मेंशन्ड है? नहीं, ये लाल किताब का नहीं है, नाड़ी का है। और जैसे आपने चौक पे फेंक दिया और वो किसी से टच हो गया, किसी रैंडम इंसान, तो नहीं, उसका खराब हो उसका जाएगा, कुछ ऐसा नहीं तो होगा। है? देखो, लाल किताब में ना 2nd हाउस जो है ना, वो मंदिर के साथ जोड़ा गया है, और जो चौक है उसको शनि के साथ जोड़ा गया है। अगर आपको मंदिर नहीं मिल रहा ना किसी भी साधना करने के लिए या किसी भी पूजा पाठ करने के लिए, तो चौक को 2nd प्रेफरेंस दी गई है लाल किताब में। तो वो मोस्ट ऑस्पिशियस जगह ही है, तो उसमें किसी का नुकसान कभी नहीं होगा। हाँ, लोग जो तंत्र क्रियाएं करते हैं, जैसे कोई चीज़ें फेंकते हैं, उनको क्रॉस करने से ज़रूर दिक्कत होती है, लेकिन वो भी अगर आपने चांदी का कड़ा पहना है हाथ में, तो उसमें भी कुछ नहीं होगा। बस जब हम नींबू फेंकेंगे मेक श्योर करना कोई हमें देखे ना, वरना बोलो वो क्या कर रहा है ये। नहीं, देखे भी फेंक सकते हो, बट ये चीज़ है कि पीछे मुड़ के नहीं देखना आपको। अच्छा। आपको अपने फेंके हुए पे पीछे मुड़ के नहीं हाँ, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। ऐसी बहुत सारी रेमेडीज़ हैं कि ये कराए के ऊपर हैं या बाकी चीज़ों के ऊपर हैं, जो इफेक्टिवली आपको रिजल्ट देती हैं, इंस्टेंट देती हैं। मतलब पर्सन को ये फील होगा कि अभी आपने रेमेडी की है, 15 मिनट के बाद आपके माइंड से कुछ उतर गया, मतलब रिलैक्स हो गया आप। सर, किसी का बुध खराब है, उसकी कोई रेमेडी, कोई बढ़िया रेमेडी हो? बुध की देखो, सबसे पहले तो निशानी पता होनी चाहिए हमें कि बुध जब ख़राब होता है तो क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या कंडीशंस होते हैं। अगर किसी की सिस्टर की लाइफ में परेशानी चल रही है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आप कॉमनली लोगों के बीच में बोल नहीं पा रहे, या आपके जो सोचने समझने के स्किल्स जो हैं वो ख़राब हो गए, या दांत ख़राब हो गए, ये बुध की निशानी है जब खराबी होगी आपकी। अब बुध की 2-3 रेमेडीज़ हैं। सबसे पहली रेमेडी है कि आप 1 रुपये की कोई भी ग्रीन कलर की टॉफ़ी ले लो, मीठी, सिर्फ 1 रुपये की, किसी भी पान की दुकान से मिल जाएगी। उसको पीस के वेडनेसडे के दिन जो पीपल का पेड़ होता है उसके नीचे जो चींटियाँ होती हैं उसको डाल दो, 1 रुपये में बुध आपका ठीक हो जाएगा। अगर वहाँ चींटियाँ नहीं दिख रही, कीड़ों को डाल दो, मतलब वहाँ डाल दो, वैसे डाल देंगे चींटियाँ ही जाएंगे, मीठा अट्रैक्ट हो जाएगा, आ ही जाती हैं चींटियाँ, होती हैं यूजुअली वहाँ पे, चींटियाँ कोई कोई दिक्कत नहीं उसमें। एक ये रेमेडी है। दूसरी चीज़ है, जो किन्नर लोग होते हैं उनको गुलाब का इत्र दो। अच्छा, जो किन्नर लोग होते हैं उनको गुलाब का इत्र दो। और तीसरी चीज़ है, आपके घर में सिस्टर आती है, उसको मीठा ज़रूर दे के भेजो। इन तीनों चीज़ों से बुध एकदम ठीक हो जाएगा। अच्छा, अरे वाह। और एक इनिशियली जो मैंने बोला है, फिटकरी से दांत साफ करो, एलम से, वो तो रामबाण रेमेडी कोई भी कर सकता है। और सर राहु, जैसे कह रहे हैं राहु का कलयुग राहु का ही है, तो वो प्लैनेट सबका ठीक रहे, उसका क्या? देखो, आज की लाइफ को अगर आप एनालाइज करोगे ना, तो रूलिंग प्लैनेट्स 2 ही हैं। अगर आप आज की लाइफ को देखोगे, पूरे यूनिवर्स का कोई ऐसा इवेंट नहीं है जिसमें पैसा, रिलेशनशिप, झगड़ा या छल कपट ना हो। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो शुक्र और राहु से जुड़ी हुई हैं, दोनों की दोनों। रूलिंग प्लैनेट्स ये 2 ही हैं। जिसका बृहस्पति ज़्यादा प्रबल होगा ना, उसकी लाइफ में भी अबंडेंस नहीं आती, मतलब ज़्यादा स्ट्रांग होगा, उसकी लाइफ में भी अबंडेंस नहीं आएगी। अब इसको राहु को एग्जाम्पल के लिए अगर हम मान लो कि आपकी लाइफ में राहु की प्रॉब्लम्स हैं, अब राहु की निशानियाँ क्या होती हैं खराबी की? क्योंकि मेरी देखो शुरू से एक हैबिट रही है कि पहले आपको समझ आना चाहिए कि ग्रह का उपाय करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आपको वो समझ आ रहा है तभी आप उस चीज़ को करें, अदरवाइज़ बिना वजह के केमिस्ट की शॉप पे जाके हम ये नहीं बोल सकते पिंक मेडिसिन हमें दे दो, ये डिस्प्रिन हमें दे दो। तो लॉजिक समझना ज़रूरी है। तो जब भी आपके घर में जो छत से जुड़ी हुई कोई भी आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए, घर पे डैम्पनेस आ जाए, सीलन आ जाए, दरारें आनी शुरू हो जाएं दीवारों में, या फिर घर के टॉयलेट्स की टैप्स लीक होनी शुरू हो जाएं, ये राहु की खराब की निशानियाँ हैं, या घर में अननेसेसरी कलेश हो, तब आपको ये रेमेडीज़ कर लेनी चाहिए। राहु काल का टाइम आप लोगों ने सुना ही होगा। राहु काल का टाइम अवॉइड करते हैं किसी भी काम को शुरू करने से पहले। तो 90% लोग इस टाइम पर राहु को गालियाँ दे रहे होते हैं
कि शुरू हो गया कि हम इस टाइम पे क्या करें, काम नहीं हो रहा, डिले हो जाएगा। इवन बड़े बड़े काम लोग रोक देते हैं राहु काल पे। तो जिस टाइम पे सारी दुनिया राहु को गालियाँ निकाल रही है या राहु को गलत बोल रही है, उस टाइम पे आप राहु के मंत्र का जाप कर लो। उस टाइम पे आप राहु का जाप कर लो। रोज़ अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स टू 1.5 घंटे का टाइम होता है। आप किसी भी सिटी में ऑनलाइन आप चेक कर सकते हो आपकी सिटी में क्या है। उस टाइम पे आप राहु का जाप कर लो, सिर्फ एक ही माला कर लो। क्या जाप होता है, क्या मंत्र है? राहु का मंत्र ओम ब्रह्म स है राहु नमः। अगर आप ये मंत्र आप करते हो तो इस मंत्र से आप एक टाइम पे ही आप राहु को विदिन 7 डेज आप पॉजिटिव इफेक्ट देख सकते हो। दूसरी कंडीशन में आप 30 रुपये का पाउडर वाला नील ले लो, 30 रुपीज़ का पाउडर वाला नील पहले आता था, आजकल तो लिक्विड आता है, खैर लेकिन ढूंढने से मिल जाएगा। अगर आप वो कर लेते हो, साथ में 3 लीटर पानी मिक्स कर लो, नीला पानी हो जाएगा। उसको सिर्फ 4 थर्सडे आप फ्लश आउट कर दो, मतलब फ्लश में फेंक दो, तो राहु आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अगर किसी को राहु पॉजिटिवली अपने लिए चार्ज करना है 3 मिनट में डेली बेसिस पर, तो उस कंडीशन पे सिर्फ और एक काम करना है, एक फुल साइज़ मिरर के सामने 3 मिनट खड़े होकर सिर्फ अपनी आंखों में डाल के आंखें देखना है, राहु पॉजिटिव हो जाएगा आपके लिए। अच्छा, सिर्फ 3 मिनट। इसके पीछे क्या लॉजिक है सर? देखो राहु क्या है, राहु आपके लिए ना आर्टिफिशियल सन की तरह काम करता है। जब आप कॉन्फिडेंस गेन करते हो अपनी आंखों में आंखें डालकर, और सूर्य उच्च जिसका होता है वो सारे हाई लेवल के पर्सन हैं, कोई IAS है, कोई IPS है या कोई पॉलिटिशियन है, राहु वैसे काम करना शुरू कर देगा आपके लिए। अच्छा, वाह सर, ये राहु इंस्टेंट आपके लिए काम करेगा और 3 मिनट में ठीक हो जाएगा राहु आपका। आप कितना भी परेशान कर रहा हो राहु, रोज 3 मिनट, मतलब आंखों में आंखें डाल के देखने, ऐसे अपीयरेंस खुद की आंखों में आंखें डाल के देखना, मिरर में 3 मिनट देखना। कि कपड़े पहनते हुए तैयार हो गए, अब देख रहे हैं तो रेमेडी भी हो गई। घर वाले ये ना कहे तू कर क्या रहा 3 मिनट तक इसमें। घर वाले सोच रहे हैं इसमें कोई आ गया है, शीशे के आगे खड़ा देख रहा है। बट रेमेडी बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है। और ये चीज़ें आज तक जो हैं वो चीज़ें हैं जो आज तक बोली ही नहीं, किसी ने बताई ही नहीं है। हम यूजुअली ये चीज़ें प्रीमियम कस्टमर्स को देते हैं, हमारे जो बहुत खास लोग हैं जिनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे कुछ क्लाइंट्स होते हैं, जैसे इनमें मान लो TV सीरियल्स में कोई काम करता है, अब इनको क्या है, फाइनेंशियल्स की भी वैसी रेमेडीज़ रिक्वायर्ड होती हैं, अब इनको कॉन्फिडेंस की भी वैसी चीज़ें होती हैं, तो इनके लिए ये सब चीज़ें होती हैं जो सेलिब्रिटीज़ को दी जाती हैं। ओह अच्छा सर, कुछ जनरल उपाय आप उसके लिए बता दो, हेल्थ इश्यूज। जैसे हमने अभी मेल फीमेल सेक्सुअल हेल्थ की तो बात कर ली, लेकिन अगर हम जनरल वेलनेस की बात करें कि सबकी हेल्थ अच्छी बनी रहे, उसके लिए कोई? हमारी कुंडली में ना जो बाय डिफ़ॉल्ट जो प्लैनेट है, जो हेल्थ का जो कारक है, वो सूर्य होता है। फर्स्ट तो ये देखना है हमें कि आपकी कुंडली में सूर्य कहीं ख़राब तो नहीं है। तो अगर सूर्य अगर ख़राब है तो तांबे का कड़ा जो मैंने पहले बोला है वो हाथ में पहनना ज़रूरी है सबके लिए। वो जनरली हेल्थ को ऊपर करेगा या ठीक करेगा। कोविड के टाइम पे भी हमने बहुत सारे लोगों की इस चीज़ से प्रोटेक्शन करी है कि आप तांबे का कड़ा हाथ में पहनो। इवन साइंस ने भी बोला है कि तांबा कोविड की जो प्रॉब्लम्स हैं उससे दूर रखता है जनरिक चीज़ में। दूसरी कंडीशन, जिन घरों में कभी भी कोई भी बीमारी बाहर नहीं निकलती या हेल्थ के इश्यूज़ लगे रहते हैं, वो लोग क्या करें, एक तांबे का हवन कुंड ले लें, महामृत्युंजय के मंत्र का जाप 21 आहुतियाँ रोज़ डालें, उसमें सिर्फ 21 आहुतियाँ 21 दिन लगातार डालनी है, और आपके घर से बीमारियाँ जो है वो 21 दिन के बाद जानी शुरू हो जाएंगी। कोई भी कर सकता है ये उपाय, जिसकी फैमिली में से जो है वो हेल्थ के इश्यूज़ नहीं जा रहे किसी भी तरह के। वाह सर। सर आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते भी हो? हाँ जी, मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता भी हूँ, नाड़ी और लाल किताब दोनों ही पढ़ाता हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, जैसे कुंडली वास्तु है और छोटे छोटे कोर्सेज़ बहुत सारे हैं। नाड़ी की न्यूमरोलॉजी है, वो अलग तरीके की है। अच्छा। तो डिफरेंट काइंड ऑफ कोर्सेज़ हैं, वो चीज़ें वहाँ पर सारी कवर्ड हैं। तो वो ऑनलाइन पढ़ाते हो आप या ऑफलाइन भी पढ़ाते हो, कैसे पढ़ाते हो? देखो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू फिजिकली विजिट, तो टाइम की इतनी प्रॉब्लम है कि मोस्टली लोग जो हैं वो ऑनलाइन ही जाना चाहते हैं। तो 99% हम लोग ऑनलाइन ही करवा रहे हैं इस चीज़ को। तो ऑनलाइन आप लाइव वेबिनार्स करते हो या फिर प्री रिकॉर्डेड कुछ से? नहीं, मैं लाइव पर ज़्यादा बिलीव करता हूँ, बिकॉज मैं जाना चाहता हूँ प्रैक्टिकलिटीज़ के लिए। जो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, अराउंड 80,000 स्टूडेंट्स मैंने अभी तक ट्रेन किए हैं, जिनमें 62,000 मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ही स्टूडेंट्स हैं। जो छोटे कोर्सेज़ हैं, बड़े कोर्सेज़ सारे मिला के अगर मैं बोलूँ तो उन चीज़ों में जो भी चीज़ें हैं वो मोस्टली हम लोग ऑनलाइन करवाते हैं उन चीज़ों में। ओके। हाँ जी। वाह सर, तो आपसे जुड़ी, कोर्स से जुड़ी डिटेल्स भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। कोई अगर हमारे व्यूअर्स सीखना चाहते हो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी तो वो सीख सकते हैं। सर एक रैंडम क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में, जैसे अभी वास्तु की बात हो रही थी, तो क्या ऐसा हो सकता है कि बिना वास्तु को छेड़े आप वास्तु ठीक कर सकते हो अपना? देखो, वास्तु के पीछे नो डाउट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कभी भी ठीक नहीं की जा सकती। जैसे नॉर्थ ईस्ट का अगर किसी का टॉयलेट है या
आपके ब्रह्म स्थान पे कुछ भी ऐसी चीज़ें आ रही हैं, तो उन कुछ चीज़ों के जो हैं वो रेमेडीज़ नहीं होती हैं, किसी भी वास्तु की साइंस में नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखी हैं, अपने एक्सपीरियंस से बनाई हैं। जैसे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने अपने गुरुओं से मिलकर, गुरुओं से बात करके कुछ ऐसे यंत्र बनाए हैं कि आप किसी भी घर में अगर वो लगाते हो, 2 यंत्र आते हैं, उसमें एक महालक्ष्मी का होता है और एक वास्तु का होता है। आपको वास्तु करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर आप घर में वो प्लेस कर लेते हो तो आपका वास्तु जो है वो ठीक हो जाएगा। बट उसको प्लेस करने की भी कोई डायरेक्शन होती है, कुछ होता है? हाँ, उसको नॉर्थ ईस्ट में हम लोग यूजुअली प्लेस करवाते हैं, उसका एक प्रॉपर विधि है जिससे वो सिद्ध होता है और उसके थ्रू ही हम लोग आपको वो पूरे घर का वास्तु ठीक कर देगा? हाँ, पूरे घर का वास्तु कर देगा। तो अगर जैसे आपने बोला कि नॉर्थ ईस्ट का वॉशरूम बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, तो आप उसको हटवाओगे नहीं, बस आप यंत्र लगवा टॉयलेट दोगे? सीट जो है वो मिनिमम हटाना ज़रूरी है वहाँ से। टॉयलेट वो सीट हटवा कर ये यंत्र लगाएं एक डायरेक्शन में? नहीं, आप टॉयलेट की जो दीवार है उसके सटे हुए यंत्र नहीं लगा सकते वहाँ पर। आपको उसको स्पेसिफिक जगह देनी पड़ेगी। फर्स्ट प्रेफरेंस है नॉर्थ ईस्ट, सेकंड प्रेफरेंस है आप वेस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हो। अच्छा। वैसी कंडीशन पे। तो वो कैसे होता है, मतलब आपकी टीम से ही कांटेक्ट किया जाए? हाँ, वो टीम से कांटेक्ट करना चाहिए। बेसिकली क्या चीज़ है कि भोजपत्र तो सबको पता है, भोजपत्र के ऊपर ही वो यंत्र बनता है। दोनों जो यंत्र मैंने बताए उसी के ऊपर बनता है। उस पर 1,36,000 मंत्र का जाप होता है, वो सिद्ध होता है। देन आफ्टर आपका नाम, आपके फादर का नाम, अगर कोई मैरिड लेडी है तो उसके पति का नाम और गोत्र, इन चीज़ों के ऊपर आपके लिए एनर्जाइज किया जाता है। तो उन चीज़ों को आप उसके अकॉर्डिंगली अपने घर पे प्लेस कर सकते हो। और कब तक असर दिखना? लाइफ टाइम है, नो एक्सपायरी। जब तक टूटेगा नहीं, फटेगा नहीं, अच्छा, तब तक कोई वो प्रॉब्लम मतलब उस यंत्र को लगाने से जितनी नॉर्मली चीजें कही जाती है, ये डिप्रेशन का जोन है, ये पढ़ाई का जोन है, वो सब बैलेंस हो जाता है, फिर आप पूरे घर में कुछ भी कहीं भी करो? नहीं, आर्टिकल्स देखो आप कहीं पर भी रखोगे ना, अगेन बात वही रहती है। अब जैसे एग्जांपल के लिए आपके घर में अभी मान लो कि आपने स्टोरेज कहीं पे बना रखी है। अब स्टोरेज क्या है? स्टोरेज शनि है। आपके घर में अग्नि के 2 स्थान है। अब अग्नि क्या है? अग्नि मंगल है। तो अगर आप आर्टिकल्स अलग अलग जगह पे अगर प्लेस कर दोगे तो वहाँ पर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है घर में क्लटर। जब तक क्लटर किसी भी घर में पड़ा हुआ है वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी आ ही नहीं सकती। आप कहीं पर भी देख लो, क्योंकि लग्जरी जो है या जो प्रॉस्पेरिटी है वो हमेशा साफ़ सुथरी जगह पर आएगी, वो बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ है। तो आर्टिकल्स का तो आपको नो डाउट ध्यान रखना पड़ेगा। बट जैसे कहा जाता है कि इस जोन में ये कलर नहीं आना चाहिए, उस जोन में ये कलर, उसका कोई मैटर नहीं करता। तो यंत्र लगने के बाद वो सब चीजें न्यूट्रलाइज हो जाती बैलेंस हो जाएगा। हाँ, बट फिर भी साफ सफाई और वैसे आपको वो बाय डिफ़ॉल्ट रखना ही पड़ेगा। वो तो फिर जनरली चीज है, मतलब वो तो फिर आप कितना परफेक्ट वास्तु करके भी ऐसे रहोगे। क्योंकि डॉक्टर के पास ना एक चीज़ होती है, डॉक्टर एग्जाम्पल के लिए अगर आपका हार्ट का अगर ऑपरेशन कर रहा है ना किसी का भी, तो डॉक्टर आपको ना प्रिकॉशंस देगा कि आपको ये फूड कंज्यूम नहीं करना है। अगर आपका लीवर फैटी है तो डॉक्टर बोलेगा आपको क्लियरली कि आपको ड्रिंक नहीं करनी है। तो अगर कोई करता रहेगा उसके बाद भी तो डॉक्टर क्या करेगा? सही बात है। चलो जी, इसी नोट पे पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। सर, मज़ा आ गया आपके साथ बैठ के और बहुत ही ज़्यादा हमने कुछ सीखा यहाँ पे आपके साथ। तो ऑडियंस को मैं बोलूँ इस पॉडकास्ट को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक, और भाई इस पॉडकास्ट को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड सर को रीच आउट करने की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। सर का इंस्टाग्राम, फ़ोन नंबर्स और सर के कोर्सेज़ के लिंक्स भी आपको नीचे मिल जाएंगे। तो ज़रूर जाएँ, अपने आप को एनरोल करें, और हम लोग मिलेंगे आपसे अगले पॉडकास्ट में। टिल देन, बाय बाय, सी यू। ओके जी, बाय बाय। जय श्री राम। जय श्री राम।